हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का डिस्कशन है, यानी इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का हम लोग डिस्कस करें, जिसमें आज का टॉपिक है विविध। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा, खनिज जो होते हैं समय के साथ समाप्त होते हैं, जबकि सौर ऊर्जा का स्रोत सूर्य है जो असमाप्त होने योग्य है, यानी इसकी समाप्ति नहीं होती है। बायोगैस के मुख्य अंश मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड है तथा वन अपरोपण से वर्षा में कमी आती है। पृथ्वी की भूपर पट्टी में पाए जाने वाले उष्ण जल से प्राप्त होने वाली वह ऊर्जा जिसका उपयोग मानव अपने विभिन्न कार्यों के लिए करता है, भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी की भूपर पट्टी में पाए जाने वाले उष्ण जल से यानी गर्म जल से प्राप्त होने वाली वह ऊर्जा जिसका उपयोग मानव अपने विभिन्न कार्यों के लिए करता है, भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। भारत में भूतापीय ऊर्जा स्रोतों के प्रमुख क्षेत्र हैं। कौन कौन है? याद रखिएगा, हिमालय, खंभात बेसिन, सोनाटा, यानी सोनाटा का मतलब SO का मतलब सोन, NA का मतलब नर्मदा और TA का मतलब तापी। सोनाटा, सोन, नर्मदा, तापी। पश्चिमी घाट, गोदावरी बेसिन और महानदी बेसिन, ये सभी भूतापीय ऊर्जा स्रोत के प्रमुख क्षेत्र हैं। ध्यान रखिएगा। देखिए, कोयले में सल्फर की उपस्थिति सल्फर डाइऑक्साइड के लिए उत्तरदायी है। सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा के लिए प्रमुखतः उत्तरदायी गैस है। साथ ही कोयले के जलने पर कार्बन के ऑक्साइड उत्सर्जित होते हैं। परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करते समय रेडियोधर्मी किरणों और रेडियोधर्मी तत्वों के रिसाव का ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। रेडियोधर्मी विकिरण से पेड़ पौधों, जंतु समूहों को क्षति पहुंच सकती है, अतः रेडियोधर्मी अपशिष्ट के निस्तारण की आवश्यकता पड़ती है। पहला प्रश्न, नाभिकीय शक्ति परियोजना के अंतर्गत पर्यावरणीय प्रभाव जिनका अध्ययन किया जाना तथा हल निकाला जाना है वे हैं। नाभिकीय शक्ति परियोजनाओं के अंतर्गत पर्यावरणीय प्रभाव जिनका अध्ययन किया जाना तथा हल निकाला जाना है वे हैं, याद रखिएगा, वायु, मृदा एवं जल को रेडियोधर्मी प्रदूषण, वन अपरोपण तथा पेड़ पौधों एवं जंतु समूह की क्षति, रेडियोधर्मी अपशिष्ट का निस्तारण, उपयुक्त सभी। तो सही जवाब होगा उपयुक्त सभी। देखिए, परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करते समय रेडियोधर्मी किरणों तथा रेडियोधर्मी तत्वों के रिसाव का ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। रेडियोधर्मी विकिरण से पेड़ पौधों एवं जंतु समूहों को क्षति पहुंच सकती है। प्रश्न संख्या सेकंड है, कथन ए कह रहा है कि कोयला आधारित तापीय बिजली घर अम्ल वर्षा में अंशदायी होते हैं। कारण, कोयले के जलने पर कार्बन की ऑक्साइड उत्सर्जित होती है। क्या बताइए, इन दोनों में कौन कथन सत्य है? क्या एक दूसरे की व्याख्या करते हैं? क्या एक कथन सत्य है, दूसरा गलत है? तो इसका सही जवाब होगा दोनों कथन सही है, पर RA का सही स्पष्टीकरण नहीं है, बी ऑप्शन। कोयले में सल्फर की उपस्थिति सल्फर डाइऑक्साइड के लिए उत्तरदायी है। सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा के लिए प्रमुखतः उत्तरदायी गैस है। साथ ही कोयले हैं, इनके जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होते हैं और इस प्रकार कथन कारण दोनों सही है, परंतु कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। प्रश्न संख्या थर्ड, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं? भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं? सही जवाब है गंगा डेल्टा। देखिए, पृथ्वी की भूपर पट्टी में पाए जाने वाले उष्ण जल से प्राप्त होने वाली वह ऊर्जा जिसका उपयोग मानव अपने विभिन्न कार्यों के लिए करता है, भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। भारत में भूतापीय ऊर्जा के जो स्रोत है, प्रमुख क्षेत्र है, हिमालय है, खंभात बेसिन है, सोनाटा यानी सोन, नर्मदा, तापी है, पश्चिमी घाट है, गोदावरी बेसिन है और महानदी बेसिन है। प्रश्न संख्या 4, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। इसका सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। देखिए, खनिज का संबंध समाप्त होने योग्य से है, यानी खनिज समाप्त हो जाएंगे आने वाले समयों में। सौर ऊर्जा यह जो है असमाप्त होने योग्य है। बायोगैस जो है ये मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है इससे संबंधित है और वन अपरोपण से वर्षा जो है कम होती है। तो इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन। देखिए, खनिज समय के साथ समाप्त होने योग्य है। सौर ऊर्जा जो है ऊर्जा का वह स्रोत होता है, यानी सौर ऊर्जा का जो स्रोत है सौर ऊर्जा का वह है सूर्य, और जो कि ये यानी सूर्य जो है असमाप्त होने योग्य है, इनकी समाप्ति नहीं होती है। बायोगैस के मुख्य अंश मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड है।
वन अपरोपण से वर्षा में जो है कमी आती है, ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है प्रदूषण, पॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले जो सब टॉपिक है कवर करते हैं, प्रदूषण और उनके प्रकार, इनको भी कवर करेंगे हम लोग। देखिए प्रदूषण, जो प्रदूषण है भूमि, वायु, जल के भौतिक, रासायनिक अथवा जैव अभिलक्षणों में अनापेक्षित परिवर्तन के फलस्वरूप होता है। यह प्रदूषकों को या प्रदूषक के अत्यधिक जमाव के कारण होता है। वे पदार्थ जिनसे प्रदूषण फैलता है प्रदूषक कहलाते हैं। प्रदूषण के कई प्रकार होते हैं, इनका विभिन्न आधार पर जो है वर्गीकरण किया जाता है। तो देखिए प्रदूषण के जो प्रकार हैं, पर्यावरण के भाग के आधार पर तीन मतलब कि प्रदूषण है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और भूमि प्रदूषण। ये पर्यावरण के भाग के आधार पे है। उत्पत्ति के आधार पर प्राकृतिक रूप में ज्वालामुखी का फूटन, यह भी एक प्रदूषण है। मानव उद्भवी यानी जो उत्पत्ति के अनुसार जो मानव उद्भवी है वह मनुष्य के द्वारा औद्योगिक क्षेत्र, कृषि से उत्पन्न प्रदूषक। पारिस्थितिकी तंत्र के आधार पे जो प्रदूषण है वो है जैव निम्नीकरणीय यानी बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल यानी जैव निम्नीकरणीय रहित। तो जैव निम्नीकरणीय जो है यानी बायोडिग्रेडेबल घर का कूड़ा, पशुओं के मलमूत्र और सीवेज इत्यादि, और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो है वह है प्लास्टिक, डीडीटी, बेंजीन हेक्साक्लोराइड इत्यादि, ध्यान रखिएगा। इसके बाद भौतिक गुणों के आधार पर कौन कौन से प्रदूषण, तो गैसीय प्रदूषण, धूल प्रदूषण, ताप प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियो सक्रिय प्रदूषण। तो ध्यान रखिएगा इन सभी को। देखिए सामान्य तौर पर प्रकृति पर मानवीय प्रभाव को एंथ्रोपोजेनिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंथ्रोपोजेनिक। स्पष्ट है कि मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहलाएगा। अतः स्पष्ट है कि मनुष्य के द्वारा उत्पन्न प्रदूषण को एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण की श्रेणी में रखा जाता है। मानवीय क्रियाओं के द्वारा पर्यावरण में डाले गए रासायनिक एवं जैविक कचरे को एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषक की संज्ञा दी जाती है। जैव निम्नीकरणीय रहित प्रदूषक मुख्यतः मानव जनित यानी एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण के कारण पर्यावरण में प्रवेश करते हैं, और इन प्रदूषकों का या तो अपघटन नहीं होता या प्रकृति के अपघटकों के द्वारा अपघटन बहुत ही धीरे धीरे होता है। इसलिए मानव जनित जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषकों को नियंत्रण करना बहुत कठिन हो जाता है, याद रखिएगा। और वहीं दूसरी ओर अगर बात करें तो ऐसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु आदि के द्वारा समय के साथ प्रकृति में सरल हानि रहित तत्वों में विघटित कर दिए जाते हैं, जैसे जैव विघटित प्रदूषक कहलाते हैं, यानी बायोडिग्रेडेबल कहलाते हैं। जैव विघटित प्रदूषकों के कुछ उदाहरण हैं घरेलू अपशिष्ट, जो घरेलू कचरे होते हैं, मूत्र तथा मल, वाहित मल आदि। जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक या जैव विघटित प्रदूषक जैसे कि घर का कूड़ा, पशुओं के मलमूत्र, सीवेज इत्यादि का अपघटकों के द्वारा पूरी तरह अपघटन कर दिया जाता है। इसलिए जैव निम्नीकरणीय प्रदूषकों को आसानी से प्राकृतिक तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है, जैसे कूड़ा उपचार संयंत्र के द्वारा सही तरीके से नियंत्रित कर लेने पर एक उपयोगी संसाधन साबित हो जाता है। अतः वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम के द्वारा अपघटित हो जाते हैं जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं, जैसे रबर जैव निम्नीकरणीय है उदाहरण के तौर पे, ठीक है, जो रबर है जैव निम्नीकरणीय है। पहला प्रश्न है मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं, बताइए। तो एंथ्रोपोजेनिक, डी ऑप्शन एंथ्रोपोजेनिक। मनुष्य के द्वारा जो मनुष्य है इनके द्वारा उत्पन्न प्रदूषण को एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण के श्रेणी में रखा जाता है। मानवीय क्रियाओं के द्वारा पर्यावरण में डाले गए रासायनिक और जैविक कचरों को एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषक की संज्ञा दी जाती है। जैव निम्नीकरणीय रहित प्रदूषक मुख्यतः मानव जनित यानी एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण के कारण पर्यावरण में प्रवेश करते हैं, और इन प्रदूषकों का या तो अपघटन नहीं होता या प्रकृति के अपघटनों के द्वारा अपघटन जो है बहुत धीरे धीरे होता है। इसलिए मानव जनित जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक को जो है नियंत्रण करना बहुत कठिन हो जाता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल जो होते हैं इनको नियंत्रण करना बहुत मतलब कि कठिन होता है, जैसे आपको क्या बोलते हैं उसको, प्लास्टिक हो जाते हैं, ठीक है, या और भी जो चीजें हैं इनको मतलब कि इनकी डिग्रेडेबल होना, मतलब ये जो होते हैं गलते सड़ते नहीं है जो प्लास्टिक होते हैं, तो ये बहुत ज्यादा हानिकारक भी होते हैं इन्वायरमेंट के भी व्यू से और मनुष्य के स्वास्थ्य के भी व्यू से।
प्रश्न संख्या दूसरा है, मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है। मानव गतिविधियों से परिवर्तित जो पर्यावरण है वो क्या कहलाता है? तो एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण, बी ऑप्शन। सामान्य तौर पर प्रकृति पर मानवीय प्रभाव को एंथ्रोपोजेनिक कहा जाता है और स्पष्ट है कि मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहलाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या थर्ड, जैव विघटित प्रदूषक हैं। जैव विघटित प्रदूषक हैं, सही जवाब होगा वाहित मल, बी ऑप्शन। ऐसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु आदि के द्वारा समय के साथ प्रकृति में सरल हानि रहित तत्वों में विघटित कर दिए जाते हैं, जैव विघटित प्रदूषक कहलाते हैं। जैव विघटित प्रदूषकों के कुछ उदाहरण हैं, घरेलू अपशिष्ट यानी कचरा, मूत्र तथा मल, वाहित मल आदि। जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक या जैव विघटित प्रदूषक जैसे कि घर का कूड़ा, पशुओं के मल मूत्र, सीवेज इत्यादि का अवघटकों के द्वारा पूरी तरह अवघटन कर दिया जाता है। इसीलिए जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक को आसानी से प्राकृतिक तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन जैव अपघटनीय प्रदूषक है? निम्नलिखित में से कौन जैव अपघटनीय प्रदूषक है? तो सही जवाब है सीवेज। ऐसे प्रदूषक जिनका सूक्ष्म जीवधारियों यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा पूर्ण विघटन किया जा सके, जैव अपघटनीय प्रदूषक कहलाते हैं। ये पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम के लिए उपयोगी हो सकते हैं, जैसे सीवेज, कागज, लकड़ी इत्यादि। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? जैव निम्नीकरणीय है, तो सही जवाब होगा रबर। ये जैव निम्नीकरणीय है। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम के द्वारा अपघटित हो जाते हैं जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। दिए गए विकल्पों में रबर जैव निम्नीकरणीय है, ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट टॉपिक है वायु प्रदूषण, तो इसका डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन लोगों को घटना चक्र का पीडीएफ चाहिए, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।